Hello everyone, how are you all? Welcome to Faisal Sir Classes and I'm back with another video and another topic. And guys, आज हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक जो बुक है क्लास 12 सीबीएसई, उसका जो पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम लोग इसको कवर अप करने जा रहे हैं। सो गाइज, जब हम लोग आज़ाद हुए, जब इंडिया फ्रीडम मिली इंडिया को, तो उस टाइम पर हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, इसी को आज हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सो गाइज, वट एवर आई एम स्पीकिंग, जो कुछ भी मैं बोलूंगा, यू कैन सी हियर, यहाँ पर मेरे कुछ पर्सनल नोट्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। सो ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कुल मिला के जब हम लोग आजाद हुए उस टाइम पर हमारी इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स थे। तो सबसे पहले देखते हैं बिफोर ब्रिटिश रूल। बिफोर ब्रिटिश रूल हमारी जो इकोनॉमी थी वो थी वाइब्रेंट एंड प्रोग्रेसिव, यानी सब कुछ सही चल रहा था, वाइब्रेंट हम लोग, प्रोग्रेसिव थे, हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़िया था और सब जगह हम अपने स्पाइसेस और जो डायमंड्स वगैरह हैं बहुत जगह, मतलब सब कुछ, एवरीथिंग वाज फाइन। प्रोस्पेरस, बढ़िया इकोनॉमी थी, वेल्दी इकोनॉमी थी, दैट्स व्हाई द पीपल कॉल अस सोने की चिड़िया, इसलिए तो लोग हमें सोने की चिड़िया कहते थे। एंड रूरल इकोनॉमी थी। रूरल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि वो इकोनॉमी जहां पर ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती थी। तो इंडियन पॉपुलेशन जो थी वो ज्यादातर गांव में रहती थी और उसमें भी हमने समाज को यानी सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहले लोग थे पीजेंट्स यानी फार्मर्स, जो दो काम करते थे, या तो कैटल फार्मिंग यानी मवेशी वगैरह को पालना, या फिर क्रॉप फार्मिंग यानी किसी फसल वगैरह को उगाना। दूसरे लोग थे फंक्शनरीज, यानी जो किसी स्पेशल फंक्शन को करते थे, जैसे गोल्ड स्मिथ, सुनार, ब्लैक स्मिथ, वीवर, पोर्टर, ये सारे के सारे क्या थे, फंक्शनरीज कहलाते थे, जो पीजेंट्स को या दूसरे सोसाइटी के लोगों को अपनी सर्विसेज देते थे। नेक्स्ट आते हैं, और अगर हम बिफोर ब्रिटिश रूल की बात करें, अंग्रेजों के यहां आने से पहले की बात करें, तो हमारी जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ही ज्यादा फेमस थी सिल्क एंड कॉटन के लिए, मेटल वर्क्स के लिए, स्पाइसेस के लिए, यानी स्पाइसेस वगैरह भी हम दूसरे देशों को सप्लाई करते थे, एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए। ये सारा का सारा आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है अबाउट इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब अगर आगे देखें तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया तो उस दौरान हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती है या ना के बराबर ग्रोथ होती है। इसको आगे मैं और डिटेल में बताने वाला हूं। बैकवर्ड इकोनॉमी यानी पिछली इकोनॉमी थी जिसमें पर कैपिटा इनकम भी कम, आउटपुट भी कम, इन्वेस्टमेंट भी कम और एम्प्लॉयमेंट भी कम, एवरीथिंग वाज कम, सब कुछ कम था भाई। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रॉयड इंडस्ट्रीज, और उन लोगों ने हमारी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे किया, जस्ट कीप ऑन, जारी रखें, आगे सब बताऊंगा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर को तो तहस नहस कर दिया भाई, बिल्कुल खत्म कर दिया, ये भी आगे बताऊंगा, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया। नेक्स्ट आते हैं अब, तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल जो मेन पॉइंट है पहला है आपका वो स्टेगनेंट इकोनॉमी, और स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब होता है लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम, यानी वो इकोनॉमी जिसमें कोई भी ग्रोथ इनकम में नहीं होती है, या फिर होती है तो बहुत ही ज्यादा कम होती है। नेक्स्ट है हमारा, और एग्रीगेट्स, यानी जो दूसरी चीजें थी जिसमें रियल आउटपुट आता है वो आपका लेस देन 2% था, यानी जो टोटल प्रोडक्शन था वो लेस देन 2% था। और पर कैपिटा आउटपुट, यानी जो पर कैपिटा आउटपुट था वो आपको जो इंक्रीज हो रहा था वो हो रहा था आपका नियरली 0.5%, जो कुछ भी नहीं है, यानी रियल आउटपुट भी कम, पर कैपिटा इनकम भी कम, सारी चीज आपकी कम थी। चलिए गाइस, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। एक बात मैं बता दूं, यहां पर बहुत ही लेंथी चैप्टर है, सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं और बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा बैकवर्ड इकोनॉमी। सो गाइस, अगर बैकवर्ड इकोनॉमी की बात करें तो बैकवर्ड इकोनॉमी हमारी होती है लो पर कैपिटा इनकम, यानी वो इकोनॉमी जिसमें जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। इन 1947 यानी 1947 की अगर बात करें तो पर कैपिटा इनकम वाज ओनली ₹230, यानी एवरेज इंडियन की जो एवरेज इनकम थी हमारी वो थी सिर्फ 230 रुपए, यानी एक इंडियन सिर्फ एवरेज 230 रुपए उस टाइम पर कमा रहा था। लैक्स ऑफ फूड, खाना नहीं था, शेल्टर नहीं था, क्लॉथिंग नहीं था, ये तीनों चीजें जो बेसिक नेसेसिटीज हैं ये नहीं थी हमारे पास। पॉवर्टी, बहुत ही ज्यादा गरीबी थी। अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट को तो पूछो मत यार, क्या बुरा हाल था, बेरोजगारी बेरोजगारी। दूसरा है आपका डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम लोग
इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो उस टाइम पर हमारी जो इकोनॉमी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वो था 72% पॉपुलेशन वर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर while the GDP contribution was only 50%, यानी 72% लोग जो है वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं और जीडीपी को कितना दे रहा है, सिर्फ 50% कंट्रीब्यूशन कर रहा है जीडीपी में। इसका मतलब था लो प्रोडक्टिविटी भी कम थी, प्रोडक्शन भी कम था और ये सेक्टर आपका एग्रीकल्चर बैकवर्ड था। सो गाइज अब आप सोचेंगे कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन क्या होता है, तो वो आगे आएगा आपका, ठीक है, कैरी ऑन। उसके बाद है नंबर 4, और लिसन टू मी वट एवर आई एम टेलिंग यू, वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, सो दैट यू कैन सी इट हियर। यहाँ पर मेरे कुछ पर्सनल नोट्स वगैरह मिलेंगे जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप वगैरह कर सकते हैं या ईमेल वगैरह भेज सकते हैं, सो दैट आई कैन सेंड यू दीज नोट्स, ताकि मैं आपको ये नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दूं। चलिए आगे आते हैं। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है नो ग्रोथ, यानी बड़ी इंडस्ट्री तो कोई थी नहीं उस टाइम पर। जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होती है, जो बड़ी बड़ी मशीन बनाती है, हैवी मशीनरी बनाती है, वो तो थी नहीं। अब इसको देखो, मैंने शॉर्ट में समझाया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म, गया, टाटा बाय बाय, डिस्ट्रॉइड हो गई। कैसे हुई डिस्ट्रॉइड, आगे बताऊंगा। हैवी इंडस्ट्री नो ग्रोथ, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है उनकी तो कोई ग्रोथ ना। चलिए भाई, नंबर 5 पॉइंट, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। और हमारी जो पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी थी वो डिपेंड थी आपकी इंपोर्ट्स के ऊपर, यानी सारा सामान बाहर से मंगाना है। साइकिलें बाहर से मंगानी है, साइकिल का जो पैडल है वो भी साइकिल मतलब वो भी बाहर से मंगाना है, स्क्रू भी, यानी यहां पर इंडिया में कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था। इसको देख लेते हैं कि हम लोग ज्यादातर अपना जो सामान मंगाते थे, इंपोर्ट्स करते थे, वो ब्रिटेन से करते थे। और उनमें क्या क्या होता था हमारा, डिफेंस गुड्स जैसे राइफल, गन्स, एयरक्राफ्ट, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए जरूरी है अपनी प्रोडक्शन के लिए, ये भी बाहर से आ रहा है ब्रिटेन से। प्रोड्यूसर गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी, वो भी ब्रिटेन से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ था नहीं। दूसरा कंज्यूमर गुड्स लाइक सुइंग मशीन, मेडिसिन, साइकिल, ये सारी की सारी चीजें आपकी कहां से आ रही हैं, ब्रिटेन से आ रही है। यानी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी हमारी इंडियन इकोनॉमी की, बट अब शुक्र है ऊपर वाले का कि आज हमारी कंडीशन अच्छी है और ये चीजें तो हम दूसरों को भी आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मशीन वगैरह और मेडिसिन वगैरह। चलिए आगे आते हैं। लिमिटेड अर्बनाइजेशन सेकंड पॉइंट है आपका इंडियन इकोनॉमी का ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो अर्बनाइजेशन का मतलब होता है लिविंग इन सिटी, यानी शहरों में रहना। चलिए 1948 की बात करते हैं। तो रूरल पॉपुलेशन 86%, यानी 86% गांव में। अर्बन पॉपुलेशन 14%, सिर्फ शहरों में कितने लोग रह रहे हैं, 14%, कुछ भी नहीं है। देखो जब गांव में रहते हैं तो गांव में इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर के आउटसाइड अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। वट एवर यू वांट टू डू, यू हैव टू डू इन एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज, outside you cannot do anything. So you can easily understand that there were so many problems if the people were living in villages, but when you are coming to the city so that you can get employment in factories, लेकिन भला हो फैक्ट्रीज भी नहीं थी, क्योंकि सिटी ही नहीं थी तो फैक्ट्री कहां से होगी। चलिए आगे आते हैं। नंबर 7 पॉइंट है आपका सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी जो थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, ना तो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी ना ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। चलिए काम करते हैं कि सेमी फ्यूडल का मतलब समझते हैं। सो गाइस पहले फ्यूडल समझ लो। फ्यूडल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें लैंडलॉर्ड्स होते हैं, यानी बड़े बड़े जमीन के मालिक होते हैं और वो अपनी जमीन को जो है दूसरों को देकर उनसे काम कराते हैं। तो देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी ना तो पूरी तरीके से फ्यूडल इकोनॉमी थी जिसमें ये सब मतलब ये सारे काम चल रहे थे, लगभग हम लोग बीच में थे, हम लोग सेमी फ्यूडल में थे। और हमारी इकोनॉमी जो थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी थी ना, यानी या ना तो वो सोशलिस्ट थी कि जिसमें सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो सरकार के अंडर में रहेंगे, ना ही कैपिटलिस्ट थी कि जिसमें सारे के सारे रिसोर्सेज, डिमांड एंड सप्लाई एंड ऑल द रिसोर्सेज विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल्स और प्राइवेट, यानी ना तो प्राइवेट के हाथ में था ना सरकार के हाथ में था। हम लोगों ने बीच का रास्ता अप्लाई किया। ठीक है भाई, अब आगे आते हैं भाई साहब। नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। चलिए तो एग्रेरियन इकोनॉमी 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज, फिर भी बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट। क्यों है स्टेगनेंट और क्यों है बैकवर्ड, इसका मतलब क्या है जरा ध्यान से समझो चार्ट में। बैकवर्डनेस क्यों, क्योंकि लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी भी कम, यानी प्रोडक्शन भी कम और प्रोडक्टिविटी भी कम।
लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, यानी जो जमीन थी वो आपकी क्या थी, स्मॉल थी, छोटी सी जमीन होती थी किसानों के पास, और क्या थी, फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है समथिंग हियर समथिंग देयर, यानी एक जमीन यहां दूसरी जमीन 2 किलोमीटर बाद। तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जो मैं आगे बताऊंगा डिटेल में। सबसिस्टेंस आउटलुक, सबसिस्टेंस आउटलुक का मतलब क्या है कि इंडियन फार्मर का जो नजरिया था वो ये था कि सिर्फ अपनी फैमिली का पेट भरना है, एज ए बिजनेस इसको कंसीडर नहीं करना है एग्रीकल्चर को। नेक्स्ट, स्टेग्नेशन। सो गाइस, स्टेग्नेशन का मतलब है, इसके अंदर क्या किया, स्टेग्नेशन का मतलब होता है जब कोई चीज रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। आगे क्यों नहीं बढ़ी, इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि जमींदारी सिस्टम आ गया था, यानी एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज, या फिर फोर्स टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जबरदस्ती जो है वो उसका कमर्शलाइजेशन किया गया एग्रीकल्चर का। ये भी मैं डिटेल में आगे बताने वाला हूं। गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ द सोइल एंड टेलर्स ऑफ द सोइल, और जो खाई थी, ऑनर्स यानी जो जमीन के मालिक थे और जो जमीन पर खेती करते थे, उनके बीच में बहुत ही ज्यादा गैप हो गया था। ये भी मैं आगे बताने वाला हूँ। चलिए भाई, पहला पॉइंट बता लेते हैं बैकवर्डनेस का, जो है आपका लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले प्रोडक्शन का मतलब देख लेते हैं। प्रोडक्शन का मतलब है टोटल आउटपुट, यानी टोटल आउटपुट्स जो आपकी इंपोर्टेंट क्रॉप्स होते हैं जैसे वीट एंड राइस, उसका भी आउटपुट बहुत ज्यादा कम था। यहां मैंने डिटेल में नहीं बताया, अपनी बुक को ओपन करना और वहां पर देख लेना, कंपैरिजन कर लेना कि अब वीट एंड राइस का प्रोडक्शन कितना है और 1947 में कितना था। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है आउटपुट पर हेक्टेयर, यानी एक हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन होता था, तो वो भी कम था। वो भी आप अपनी बुक उठाना और उसमें कवर अप कर लेना कि हाँ भाई पहले इतना था और अब इतना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये क्या रहा भाई, या एक्सप्लोइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी जमींदारी सिस्टम। तो इसको जरा ध्यान से समझना आप लोग। इसमें क्या था, इसमें एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप थी, यानी तीन लोगों के बीच में रिलेशनशिप थी। पहले कौन थे, गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। दूसरे कौन थे, जमींदार, जो ऑनर्स थे, यानी ब्रिटिशर्स ने उन जमींदारों को ऑनर्स बना दिया था, मालिक बना दिया था उस पूरी जमीन का। और तीसरे कौन थे, टिलर्स, यानी जो वहां पर उस जमीन पर खेती करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने जमींदारों से कहा कि आप हमें एक फिक्स अमाउंट पे कर दें, 10%, 5%। जमींदारों ने कहा चलो ठीक है, और जमींदारों को यह अथॉरिटी दे दी कि आपसे जितना हो सके आप उतना टिलर से वसूल कर सकते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं आगे की कंडीशन क्या रही होगी कि उन टिलर्स का कितना ज्यादा जो है वो टॉर्चर किया गया होगा, एक्सप्लॉइटेशन किया गया होगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं इसमें क्या था ये। तो सबसे पहला है आपका ये कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू हुआ। ये हुआ आपका बंगाल प्रेसिडेंसी, और आपकी अगर बात करें तो जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आपके जो ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स हैं, ईस्ट इंडियन स्टेट्स, वहां पर ये लागू हुआ। इसमें जमींदार थे। जमींदार के बारे में कुछ बता देता हूं आपको, जैसे पे सम फिक्स्ड अमाउंट टू द गवर्नमेंट, कुछ फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट को पे करेंगे। एक्सप्लॉइट टिलर्स, इंक्रीज टैक्स एट फ्रीक्वेंटली, बार बार टिलर्स का शोषण करेंगे। कैसे करेंगे, हर साल या हर बार जो है वो टैक्स रेट्स बढ़ाते रहेंगे, 5 से 10, 10 से 12, 13, 14, 15। मैक्सिमाइज रेवेन्यू कलेक्शन, अपनी तिजोरी भरेंगे, अपनी जेब भरेंगे। एंड इग्नोर द प्लाइट्स ऑफ टिलर्स, और जो टिलर्स के दुख हैं उसको इग्नोर करेंगे, मिट्टी डालो इन पे। अब टिलर्स को देख लेते हैं। हार्ड वर्क करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, फसल उगाएंगे, सारे काम करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, बाइंग द सीड्स खरीदेंगे, केमिकल खरीदेंगे, सारी खेती बाड़ी खुद करेंगे। कैरिंग द फील्ड्स, यानी सारे काम वो करेंगे और लॉस भी यही उठाएंगे, क्योंकि जमींदार ने तो साफ कह दिया हमें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, लॉस हो रहा है इट्स योर्स, जाओ सारा ले जाओ, लॉस अपने घर पे रखो, हमें किससे मतलब है, सिर्फ प्रॉफिट से। तो ये सारा का सारा आपका कौन था, ये था आपका लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो बंगाल प्रेसिडेंसी में अप्लाई हुआ था। चले भाई आगे आते हैं। फोर्स टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी जबरदस्ती आप किसी इंसान को कह रहे हैं कि तुम इस पर्टिकुलर फसल को, क्रॉप को अपनी फील्ड में ग्रो कराओ। जैसे जिसका नाम था, अंग्रेजों ने हमें जो है एक स्पेशल क्रॉप उगाने के लिए कहा, जो थी इंडिगो। अब समझते हैं पहले इसको, हमें मतलब उन्होंने हमारे साथ क्या किया। तो उन्होंने जो अप्लाई किया मेथड वो था, सबसे पहले था लियोर किया उन्होंने,
यानी हमें लालच दिया, एडवांस पेमेंट दे दी, उसके बाद हमें वो पेमेंट मिल गई, हमने खर्च कर दी, बाद में फंस गए, गए भाई, अब दो या तो काम करो इनका। दूसरा है फोर्स या थ्रेटन, धमकाया, नहीं करोगे तो काट देंगे, करना पड़ेगा, घर से उठा के ले जाएंगे, जस्ट लाइक दैट। और ये सारे मेथड अप्लाई करके हमारे ऊपर उन्होंने जो जबरदस्ती से इंडिगो उगाने का दबाव बनाया। अब जब बिजनेस होगा कैश क्रॉप का, ये कैश क्रॉप यानी जिसके अंदर बिजनेस आ जाता है। बिजनेस के अंदर दो बातें याद रखना, जब बिजनेस आता है तो रिस्क आती है और अनसर्टेनिटीज आती है। यानी जब बिजनेस होगा तो रिस्क भी होगा कि फसल बिकेगी या नहीं बिकेगी, या अंग्रेज किस रेट पर हमारी फसल को खरीदेंगे या खरीदेंगे भी नहीं, कितनी खरीदेंगे, सारी अनसर्टेनिटीज। इस साल इस इंडिगो का रेट कितना जाएगा, कम जाएगा, ज्यादा जाएगा, ये सारे परेशानी, बहुत ज्यादा टेंशन थी यार। उसके बाद इस इंडिगो का इस्तेमाल कहां होता था, इसका इस्तेमाल होता था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो ब्रिटेन में थी, और किस लिए होता था, ब्लीचिंग या डाइंग के लिए, यानी कपड़ों की जो ब्लीचिंग या डाइंग होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मतलब क्या है कि हम इंडियन फार्मर्स ने इस एग्रीकल्चर को एज ए सब्सिस्टेंस फार्मिंग समझा, यानी सिर्फ उतनी फसल उगानी है जितना अपनी फैमिली का पेट भर जाए। एज ए बिजनेस हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते थे, बस उतनी फसल उगा ली, उसके बाद उसको अपने कुठरिया वगैरह में उसको जमा कर लिया, जब जरूरत पड़ी उसको निकालते रहे और खाते रहे वगैरह वगैरह। और इतनी जरूरत भी नहीं थी एक्चुअली लोगों की। अब जरूरत क्या है, मोबाइल का बिल, वाईफाई का बिल, पता नहीं कौन कौन सा हमारे साथ जो है वो खर्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले इतना खर्चा नहीं था। पहले इंसान बस खाली खाना पीना, बस नथिंग एल्स, इतनी ज्यादा टेंशन वो नहीं लेते थे। नेक्स्ट आते हैं, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे जमींदार थे उन्होंने कुछ फोकस ही नहीं किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और करते भी क्यों, उन्हें तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था। अब लैक किसका, फ्लडेड कंट्रोल, यानी कोई भी ऐसा फ्लड कंट्रोल नहीं था, बाढ़ वगैरह आ जाती थी, पूरी की पूरे गांव तबाह, पूरी की पूरी फसल गई। ड्रेनेज, कोई ड्रेनेज नहीं था, कोई नाली निकास, कोई पानी निकासी का कोई सिस्टम ही नहीं था। डीसैलिनेशन का भी कोई सिस्टम नहीं था, यानी जब नाली का पानी आएगा, जब बाहर का पानी आएगा तो जाहिर सी बात है उसमें नमक वगैरह भी आ जाएगा। अब फसल में नमक मिल जाएगा, मिट्टी में सैलिनेशन हो जाएगा, यानी मिट्टी में नमक मिल जाएगा, तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी भाई, जाहिर सी बात है ना। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट नॉट इंटरेस्टेड, कोई इंटरेस्ट नहीं था भाई, किसको, जमींदारों को, जमींदार को ना गवर्नमेंट को, बस। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, कोई भी इरिगेशन यानी जो खेतों तक पानी पहुंचाना है कुएं के जरिए से, नहर के जरिए से, कुछ नहीं था सिस्टम, सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे। बारिश अच्छी फसल अच्छी, बारिश बेकार फसल बेकार, दैट्स इट। अब आ जाओ नेक्स्ट, उसके बाद है आपका गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। देखो भाई, जमींदार हमारे जो ऑनर्स थे उनके बारे में क्या बातें हैं, शेयर्ड ओनली आउटपुट, सिर्फ प्रोडक्शन को शेयर करेंगे, नॉट शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की उसको शेयर नहीं करेंगे, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट बढ़ाएंगे, इंक्रीज टैक्सेस फ्रीक्वेंटली, टैक्स रेट बराबर बढ़ाएंगे, नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। काफी समझदार था ये तो। अब टिलर्स के बारे में देखो, शेयर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन यही करेंगे, सफर्ड लॉस ये करेंगे, नॉट हैड इनफ रिसोर्सेज, इतना पैसा भी नहीं होता, उधार लेके करेंगे, एंड बिकेम लैंडलेस लेबरर्स। और कहानी यहां तक आई कि बेचारे जिन लोगों के पास जो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स थी उनकी कंडीशन इतनी बेकार हो गई कि उनकी जमीन भी बिक गई, और बाद में वो लोग क्या बन गए, लैंडलेस लेबरर्स बन गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स की अगर बात करें तो गाइस, फ्रेगमेंटेड का मतलब है हियर एंड देयर, यानी एक जमीन यहां और दूसरी जमीन वहां, पता नहीं कहां। अगर ऐसा होगा तो आपके सामने कुछ परेशानी आएंगी। पहली परेशानी क्या है, अनइकोनॉमिक, यानी ऐसी जमीन पर खेती करना कोई इकोनॉमिक नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट आएगी आपकी। लो आउटपुट, आउटपुट भी कम होगा, कि यहां देखूं या वहां वाली जमीन पे देखूं, जाहिर सी बात है एक जगह जमीन होगी तो इंसान ज्यादा दिमाग लगा सकता है, ज्यादा खेती कर सकता है। अलग अलग जमीन होगी तो प्रोडक्शन आपका कम आएगा, लेबर ज्यादा उठेगी, और हाई कॉस्ट, कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। तीन जगह जमीन है, या तो तीन जगह कुएं खुदवाओ, या तीन जगह समरसेबिल लगवाओ, और तीन जगह मजदूरों को छोड़ो। अगर एक जगह जमीन है, एक समरसेबिल से काम हो जाएगा, मजदूर भी एक जगह रहेंगे, और कुआं भी एक खुदवाना पड़ेगा, जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट आ जाओ, सब्सिस्टेंस आउटलुक तो मैंने बता दिया कि टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली, बस अपनी फैमिली का पेट भरना है, नथिंग एल्स।
यानी एज ए बिजनेस इसको ट्रीट ही नहीं करते थे। इसकी वजह से इंडियन फार्मर्स के साथ दो परेशानी जुड़ी हुई थी। पहला है बैकवर्ड यानी बैकवर्डनेस, नेक्स्ट वन है आपका पॉवर्टी यानी गरीबी। चलिए भाई आगे आते हैं आप। अगर हम लोग प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर की बात करें, प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर, तो उस टाइम पर हमारा जो एग्रीकल्चर था वो प्रोस्पेरस था, यानी एग्रीकल्चर भी सही था, वाइब्रेंट था, स्टेबल था। बस किसान अपने बारे में सोचते थे, अपने फसल अपनी फैमिली को बनना है और ज्यादा इतनी जरूरत थी नहीं। ठीक है भाई। सेल्फ कंटेंट विलेज कम्युनिटीज थी, यानी गांव में रहने वाले लोग थे, मोस्टली गांव में लोग रहते थे और इतनी जरूरत होती नहीं थी, अपना एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर देते थे। किसी के पास राइस है, वीट ले लो, राइस दे दो, जस्ट लाइक दैट। ऐसे ही एक्सचेंज आपका बार्टर सिस्टम चलता रहता था। उसमें भी समाज दो पार्ट में बटा हुआ था, यानी एक तो फार्मर्स और दूसरा फंक्शनरीज, जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि फार्मर्स क्या करते थे, क्रॉप फार्मिंग और कैटल फार्मिंग, यानी फसल उगाना या मवेशी वगैरह पालना। दूसरा क्या था, फंक्शनरी, जैसे ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ और शू मेकर वगैरह वगैरह। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमारा जो है इन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से बर्बाद किया। कैसे बर्बाद किया देखो, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी एग्रीकल्चर की तो अब बात हो गई, अब बात करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की। ऐसा नहीं है कि एक रात में हमारी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, बल्कि दिमाग लगा के इन्होंने सिस्टम से हमारी इंडस्ट्री को तबाह किया। कैसे किया कि हमें एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया, यानी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स का, जो ब्रिटेन जा रहा है, ब्रिटेन में जाकर वहां पर फिनिश गुड्स बन रहा है और उसका दोबारा से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही बड़े वाले थे हम तो, यानी इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बना दिया हमें कि इंपोर्ट तो करेंगे और फिनिश गुड्स का करेंगे। यहां से रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेज देंगे, ब्रिटेन में माल तैयार होगा मशीनों से, यहां पर आएगा और यहां पर उस मशीनों के तैयार किया हुआ माल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स को कैसे बर्बाद किया, डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी के जरिए से। कैसे किया जरा ध्यान से देखना, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी हमसे कहा कि तुम यहां से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करो ब्रिटेन को, तुम्हें कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तो खुश हो जाओ। ऐसा खुश होने वाली बात नहीं। जब सारा का सारा रॉ मटेरियल बाहर चला जाएगा, यानी ब्रिटेन चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, फिर तो आप यहाँ इंडियन जो इंडस्ट्रीज हैं उसको रॉ मटेरियल दे नहीं पाएंगे, उनमें ताला लग जाएगा जो लगा बाद में। टैरिफ फ्री इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स, ब्रिटेन से सामान मंगाओ, कोई टैक्स नहीं देना है, अच्छी बात है। जब सारे के सारे लोग ब्रिटेन से इंपोर्ट करेंगे तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे क्या होगा, तो वहां पे भी ताला लग जाएगा जो लगा। इस तरीके से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। अब जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था वो हैंड से बनता था, तो उसकी जाहिर सी बात है टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम ज्यादा लगता था, कॉस्ट ज्यादा आती थी। और जो हमारा ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन में जो प्रोडक्ट बनता था वो मेड बाय मशीन बनता था, यानी मशीन से बनता था, उसकी कॉस्ट भी कम और जल्दी बन जाता था, टाइम भी कम लगता था। तो लोगों ने क्या किया, उस प्रोडक्ट को प्रीफर करना पसंद कर दिया और इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो धीरे धीरे तबाह हो गई। नेक्स्ट आते हैं, बिलीव कि नेशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अगर मॉडर्न इंडस्ट्री की बात करें तो कुछ नहीं था उस टाइम पर, यानी चलो इसको एक सीक्वेंस में समझते हैं। सबसे पहले आते हैं इनिशियली, अगर शुरू में बात करें तो कॉटन इंडस्ट्री बहुत बढ़िया थी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी, और जूट इंडस्ट्री भी। अब कॉटन इंडस्ट्री के जो मालिक थे वो थे इंडियन, और ये कहां पर थी कॉटन इंडस्ट्री, ये थी महाराष्ट्र और गुजरात में। और अगर जूट इंडस्ट्री की बात करें, ये भी एक मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है, ये था आपका बंगाल में, और इसके जो मालिक थे वो थे कौन, वो थे आपके फॉरेनर्स, यानी ब्रिटिशर्स, बाहर के लोग। अब आ जाओ नेक्स्ट। लेकिन 1907 में एक अच्छी बात हुई कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनाई गई, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी बनाई गई 1907 में। अब इससे चलो एक अच्छी बात तो हो गई कि इंडियन को अपनी थोड़ा बहुत आयरन एंड स्टील मिल जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे आपको रेलवे बनाना हो या फिर रेलवे लाइन बिछानी हो या कोई भी जहां पर भी आयरन और स्टील का इस्तेमाल होता है, तो आपको बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये यहीं सर आपको सप्लाई हो जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद भी कुछ इंडस्ट्रीज आई, जैसे पेपर इंडस्ट्री आई, शुगर इंडस्ट्री आई और सीमेंट इंडस्ट्री आई। लेकिन भाई साहब कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज अब भी नहीं आई, यानी कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी
जो कैपिटल गुड्स बनाए, जो प्लांट एंड मशीनरी बनाए, जब तक ये नहीं होगा तो तुम आगे प्रोडक्शन कैसे कर पाओगे। और इंडिया के साथ ये परेशानी थी कि जितना भी कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी थी, वो सारी की सारी हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी। ये हो गया आपका किसके बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब गाइस आपका तीसरा है फॉरेन ट्रेड, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश कर रहा हूं इस चैप्टर में सारे पॉइंट को बिना रोके कवर करने की, यानी एक साथ ये वीडियो बनाऊंगा, ना पानी पीऊंगा ना कुछ करूंगा, एक साथ बनाऊंगा इस वीडियो को। चलिए तो आगे आते हैं। फॉरेन ट्रेड यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। चलो एक काम करते हैं, बिफोर ब्रिटिश रूल की बात करते हैं। अगर बिफोर ब्रिटिश रूल की बात करें तो जो रोमन्स थे, यानी जो रोम के लोग थे, वो हमें कहते थे यूज टू कॉल इंडिया द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन। बुलियन मतलब सोने का खजाना, यानी यहाँ पर यह माना जाता था कि इस कदर सोना है, इस कदर दौलत है, डायमंड्स और जेम्स और ज्वेल, पता ना कितना ज्यादा सोना है इंडिया में, तभी तो सोने की चिड़िया कहते थे। और एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स की अगर बात करें हम लोग, यानी एक्सपोर्ट किसका करते थे, कॉटन का, सिल्क का, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स एंड आइवरी गुड्स, यानी जो हाथी दांत के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका इस्तेमाल, मतलब एक्सपोर्ट करते थे। अब आ जाओ आफ्टर ब्रिटिश रूल, क्या हुआ, बैंड बजा दी उन्होंने हमारी। नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल हमें बना दिया एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स हमें बना दिया भाई साहब, सिंपल सा। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली का मतलब होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन का या पर्टिकुलर ग्रुप का ज्यादा कंट्रोल रहता है। तो इंडिया की अगर फॉरेन ट्रेड की बात करें तो वहां पे जितना भी कंट्रोल रहता था वो ब्रिटेन का रहता था, क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पर इंडिया में रूल कर रहा था। तो ब्रिटेन ज्यादातर, जाहिर सी बात है, अपना इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट वगैरह होगा या इंपोर्ट होगा वो ज्यादातर अपने ही देश यानी ब्रिटेन से कराता था। तो इसमें देख लेते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल है, मोर देन 50% बिजनेस जो है वो ब्रिटेन से हो रहा है, और रिमेनिंग ट्रेड आपका चाइना से हो रहा है, सीलोन यानी जो श्रीलंका से हो रहा है, पर्शिया और ईरान से हो रहा है। ये सारे पॉइंट है आपके। अब इसमें एक पॉइंट और है जो इंपॉर्टेंट है, सरप्लस ट्रेड। यानी इंडिया के इतिहास में ऐसा हुआ था कि पहली बार हमारा जो एक्सपोर्ट था वो ज्यादा हो गया था और इंपोर्ट कम हो गया था, और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वो सरप्लस गया था, यानी उल्टा उन लोगों ने हमें पैसा दिया था, यानी इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स रिजर्व आया था एक्सपोर्ट ज्यादा होने की वजह से। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल कहां किया गया था वो समझो। सबसे पहले सरप्लस ट्रेड का मतलब क्या है, व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, यानी जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है इंपोर्ट से। लेकिन इस सरप्लस ट्रेड का इस्तेमाल किया गया था बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स को ही फायदा पहुंचा था इससे। कैसे पहुंचा था, ब्रिटेन यूज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया था, यानी अपने जो फौजी, जो आर्मी के लोग थे उनकी सैलरी वगैरह देने के लिए, डीएम, एसडीएम, जो भी उस टाइम पर इनका रूल्स एंड रेगुलेशन रहता हो, वॉर करने के लिए यानी लड़ाई करने के लिए, ये सारे काम के लिए इन्होंने उस सरप्लस ट्रेड का इस्तेमाल किया, हमें मिला। समझ जाओ आगे बस। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स और बैकवर्डनेस। अब इसमें एक बात समझने की है कि ये जो पैसा आ रहा है तुम्हारा, ये भाई साहब आपका कोई अच्छे काम से नहीं आ रहा। अगर आपने एक्सपोर्ट किया होता फिनिश गुड्स का, कि पूरी दुनिया को आपने कैपिटल गुड्स प्रोवाइड कराया होता या फिनिश गुड्स बना के यहां से भेजा होता तो अच्छी बात थी। आपने एक्सपोर्ट भी किया किसका, रॉ मटेरियल का। अरे यार ये क्या बात हुई, यानी पैसा आ रहा है और कह दो कि मेरे पास पैसा 1 लाख रुपए, कैसा आया, मोटरसाइकिल बेच के आया। क्या बात हुई, मोटरसाइकिल बेच के कोई पैसा है, कमा के दिखाओ। तो हमने जो यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था वो रॉ मटेरियल का किया था, जो हमें बता रहा था कि हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड है जब से, लेकिन अब नहीं है। नेक्स्ट गाइस, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सुएज कैनल एंड एक्सेस टू इंडियन मार्केट। अब सुएज कैनल, कैनल का मतलब समझ लो एक आर्टिफिशियल वाटरवे, यानी एक रास्ता बनाना जिसके जरिए से पानी फ्लो करे। एक तो होती है रिवर जो नेचुरली है, ऊपर वाले ने बनाई, एक होता है कैनल जो हम लोग बनाते हैं, मैन मेड, यानी इंसान बनाता है उसको पानी का फ्लो कराने के लिए। तो आर्टिफिशियल वाटरवे हुआ था, इजिप्ट में बनाई गई थी ये कैनल, और ओपनिंग हुई थी इसकी 1869, 1869 में इसकी ओपनिंग हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से टाइम रिड्यूस हो गया और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो गई। अब किसकी हुई है तो बताओ, तो नीचे देखो एक्सिस, सबसे पहले एक्सिस देखो, यानी इसका फायदा किसे पहुंचा, इसका फायदा पहुंचा यूरोप और अमेरिका को, यानी यूरोप और अमेरिका को इतना फायदा पहुंचा
कि अब उन्हें पूरा जो आपका ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, उसको घूम के आने की जरूरत नहीं थी। अब वो डायरेक्टली आएंगे कैसे? साउथ एशिया और ईस्ट अफ्रीका, वो डायरेक्टली इजिप्ट होके आ सकते हैं। सो ये फायदा उनको पहुंचा, किसको पहुंचा? ये यूरोप को और अमेरिका को, क्योंकि डायरेक्टली एक डायरेक्ट रूट बन गया किसके बीच में? साउथ एशिया, जो साउथ एशियन आपके ये कंट्रीज हैं, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना वगैरह वगैरह, ठीक है, और ईस्ट अफ्रीका, इन दोनों के बीच में डायरेक्टली अमेरिका और यूरोप को एक डायरेक्ट रूट मिल गया। किसकी वजह से? सुएज कैनल की वजह से, जो इजिप्ट में हुई थी 1869 में। दैट्स इट। और ज्यादा बुक में पढ़ लेना डिटेल में। नेक्स्ट है हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल। सो गाइस, डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन। क्या मतलब होता है? पॉपुलेशन। चलो देखते हैं इसमें क्या था। तो अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करें तो बर्थ रेट और डेथ रेट, यानी बर्थ रेट कितनी थी और डेथ रेट कितनी थी? तो 48 पर 1000। बर्थ रेट थी आपकी कितनी? 48 पर 1000। और डेथ रेट आपकी कितनी थी? 40 पर 1000, यानी 1000 लोगों पर 48 बेबी बॉर्न हो रहे हैं या बच्चे पैदा हो रहे हैं। और डेथ रेट कितनी थी? कि 1000 लोगों पर 40 की डेथ हो रही है। और क्यों हो रही है? यानी बर्थ रेट भी ज़्यादा थी, डेथ रेट भी ज़्यादा थी। वो इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि मासिव पॉवर्टी, गरीबी ज़्यादा थी। यानी इंसानों को, इंडियन को वो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती थी, वो इलाज नहीं मिल पाता था क्योंकि पैसे नहीं थे, गरीबी की वजह से। इसलिए बर्थ रेट भी ज़्यादा थी और डेथ रेट भी ज़्यादा थी। नेक्स्ट आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब होता है एक बेबी जिसकी उम्र 1 ईयर से कम होती है, यानी लेस देन 1 ईयर। अगर उसकी बात करें सो बिफोर, यानी अगर 1947 की अगर बात करें तो वो थी आपकी 218, 1000 लाइफ बर्थ्स, यानी 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं और उनमें से बड़ी अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि 218 इन्फेंट की एक साल भी नहीं देख पाते, वो अपना पहला बर्थडे भी नहीं मना पाते और उनकी डेथ हो जाती थी। क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों के पास, लोगों को ये नहीं पता था कि इसको बीमारी क्या हुई, ये क्यों रो रहा है, बस रो रहा है, एकदम निपिल लगा दिया, कुछ कर दिया, बस खत्म, दैट्स इट। और अब कितनी है? अब है आपकी 33, यानी सिर्फ 33 1 लाइफ बर्थ पर बेबी की डेथ होती है। और भी कम किया जा सकता है इसको, और ज्यादा इसको इंप्रूव किया जा सकता है अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसमें इन्वेस्टमेंट करके। नेक्स्ट है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी एवरेज लाइफ। सो एवरेज अगर लाइफ की बात करें तो बिफोर, यानी पहले था हमारा 32 ईयर्स, 32 साल में मर गया। इस हिसाब से तो मेरे पास 1-2 साल है, फिर मैं गया। सो 32 साल क्यों थी? वो इसलिए थी क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था मुझे हुआ क्या। अरे हो जाऊंगा सही, ऐसी लाओ जड़ी बूटी दे दो, घर की दवाई, बनी हुई दवाई, और खा लिया, बस बात खत्म। हेल्थ केयर, डॉक्टर नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, कहाँ जाऊं, कहाँ इलाज कराऊं, और मीन्स यानी पैसा नहीं था, और बिना पैसे के कौन मेरा इलाज करेगा, दैट्स द पॉइंट। नेक्स्ट है आपका नाउ। अबे 69, अब इतना ज्यादा क्यों जी रहा है? क्यों? इसलिए जी रहा है क्योंकि पैसा भी है, अवेयर भी है, जरा सा थोड़ा सा हार्ट में पेन होने लगे, अरे भाई चल डॉक्टर के पास, देख के दिखा के आओ, पता ना क्या हुआ, ईसीजी भी लो और ये भी लो वो भी लो, सारी चीजें। नेक्स्ट है आपका लिटरेसी रेट, यानी पढ़े लिखी दर, साक्षरता दर। पहले थी आपकी कितनी? 16% पूरे इंडिया में, और उसमें भी 7% फीमेल लिटरेसी रेट। अब फीमेल भी क्यों कम थी? क्योंकि बायस था, यानी पक्षपात था, पार्शियलिटी थी, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे सोशल हो। यानी जो गर्ल्स थी, जो वीमेंस थी, उनको स्कूल में नहीं भेजा जाता था, इतना नहीं पढ़ाया जाता था, वही कंजर्वेटिव सोच थी, पुराने जमाने की सोच थी। तो इसलिए एक तो लिटरेसी कम, अब पढ़ाई भी इंसान कम, क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे, पैसा इतना नहीं था कि एजुकेशन दी जा सके, गरीब थे, अभी एकदम बिल्कुल आज़ाद हुए। तो जब आज़ाद हुए तो पहले खाने के बारे में सोचते या पहले पढ़ने के बारे में सोचते? पहले अपना पेट भर लें, पहले अपना आप को बचा लें, बाद में तो एजुकेशन करके कुछ कर पाएंगे। और भी बहुत से रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से जो लिटरेसी रेट थी आपकी वो कम रही थी, और फीमेल लिटरेसी रेट और कम थी। इसका मतलब है कि सोसाइटी के अंदर आपकी बहुत ही ज्यादा पार्शियलिटी थी। नेक्स्ट आते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा कहलाता है भाई? 1921, यानी 1921 आपका कहलाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों कहलाता है? जरा ध्यान से समझ लें। चलो भाई, टिल 1921 पॉपुलेशन की अगर बात करें तो नॉट कंसिस्टेंट नहीं थी, यानी इंक्रीज भी था डिक्रीज भी था।
10 सालों में इंक्रीज हो गई, बाद के 10 सालों में डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हो गई, फिर डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, यही चलता रहता था। अच्छा खासा सब कुछ सही चल रहा है, अकाल पड़ गया, फैमिन आ गया, पूरे का पूरा गांव खत्म, पूरे शहर खत्म, 10-15 लाख 1-2 करोड़ लोग ऐसे ही मर गए, और फिर इंक्रीज हो गया दोबारा से जब प्रोस्पेरिटी आई। अब आ जाओ नेक्स्ट, टिल 1951 यानी 1921 से 1951 तक, 30 साल तक क्या कंडीशन रही? माइल्ड टू मॉडेस्ट, घबराने वाली बात नहीं थी। माइल्ड टू मॉडेस्ट यानी पॉपुलेशन थी आपकी वो इतनी अलार्मिंग नहीं थी, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। पॉपुलेशन वाज नॉट अलार्मिंग, राइजिंग पॉपुलेशन थी, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन घबराने वाली बात नहीं थी। अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो हमारे सामने कुछ परेशानी आ रही थी, वो परेशानी थी हमारी इन्वेस्टमेंट की, पैसा लगाने की। पैसा दो जगह लग सकता है, या तो मेंटेनेंस पर या फिर जीडीपी पर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो हमारे सामने परेशानी ये आई कि यार ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अब पहले रोड बनाऊं या पहले घर बनाऊं इनको रहने के लिए? तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो राइज हो गई। इंसान की 3 बेसिक नेसेसिटीज हैं, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, तो पहले वो दे दे या पहले इन्हें रोड बना के दें या हाईवे बना के दें? तो इसीलिए मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी ज्यादा हो गई। अब इसमें नुकसान क्या हुआ? जीडीपी लो हो गई, बैकवर्ड स्टैग्नेंट, रुक गई हमारी जीडीपी, क्योंकि ज्यादातर पैसा, जितना भी पैसा था वो लोगों को बेसिक नेसेसिटीज यानी जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड कराने में जा रहा था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इतना पैसा लगा नहीं। दैट्स द पॉइंट। अब आ जाओ आफ्टर 1951, 1951 की अगर बात करो तो अलार्मिंग है, एक्सप्लोसिव है, फट रही है बिल्कुल पॉपुलेशन। कैसे फट रही है? राइज बर्थ रेट भी बढ़ रही है, और डिक्लाइन डेथ रेट, डेथ रेट कम हो गई। डेथ रेट इसलिए कम हुई है क्योंकि अवेयरनेस है, फैसिलिटीज हैं, पैसा है, जरा सा बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बच जाते हैं। दैट्स द पॉइंट। नेक्स्ट आ जाओ भाई, अब पूरा चैप्टर खत्म करूंगा आज। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल मतलब प्रोफेशन, यानी इंडियन जो लोग थे वो कहां कहां लगे हुए थे, किस काम में वो लगे हुए थे। तो 3 सेक्टर है आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटीज, जिसके अंदर थे आपके 72.7% लोग। सेकेंडरी यानी इंडस्ट्री वगैरह, उसके अंदर थे आपके 10.1%। और टर्शियरी यानी सर्विस सेक्टर, इसके अंदर थे आपके 17.2%। अब आगे आ जाओ, इसमें देखो ध्यान से, मैंने बहुत आसानी से इसको समझाने की कोशिश की है। एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, जो आपका प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, यानी जहां सबसे ज्यादा लोग लगे हुए थे वो एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। इंडिया की अगर बात करो तो 72.7%। ये बता रहा है आपका बैकवर्डनेस। क्यों बता रहा है? क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, जिसको देखो एग्रीकल्चर, और इसके वजह से एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, छुपी हुई बेरोजगारी, जो मैं आगे बताऊंगा क्या चीज थी, ये चैप्टर में नहीं आगे। और एडवांस कंट्रीज की अगर बात करें यानी इंग्लैंड और यूएसए, तो वहां पे सिर्फ 2% लोग लगे हुए थे, बाकी सब इंडस्ट्री में बना रहे हैं, अपना माल बेच रहे हैं। लेकिन अब तुम कहोगे ये तो एग्रीकल्चर में ना, तो खा कहां से रहे? तो खा तो वैसे भी लेंगे ये, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है, या फिर अगर पैसा ज्यादा होगा तो बाहर से इंपोर्ट करा लेंगे। दैट्स द पॉइंट। जापान में 12% थे, और जर्मनी में 4% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। ये बता रहा है उनकी एडवांसमेंट, यानी कितने एडवांस थे वो। नेक्स्ट आ जाओ, इंडस्ट्री एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इनसिग्निफिकेंट मतलब जो ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने यानी उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया भाई। इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या, ये देख लो, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग वगैरह वगैरह। अब पॉपुलेशन की बात कर लो, इंडिया में 9% बैकवर्ड, यूएसए में 32%, वेरी गुड, इंग्लैंड में तो पूछो मत 42%, और जापान में 39% लोग इंडस्ट्री में लगे हुए थे। नेक्स्ट, अब आता है आपका नेक्स्ट, इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, यानी जो लोग आए एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ आए, अच्छी बातें आए, लेकिन वो काफी नहीं था। कैसे नहीं था, जरा ध्यान से देखना। अनबैलेंस ग्रोथ, अनबैलेंस ग्रोथ, जो ग्रोथ हुई इंडस्ट्री की और एग्रीकल्चर की वो बैलेंस में नहीं हुई, वो अनबैलेंस हुई। जैसे इकोनॉमिक टेक ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, इकोनॉमिक टेक ऑफ का मतलब है जो मतलब आगे बढ़ना, कदम आगे उठाना वगैरह वगैरह। तो हमने आगे बढ़े, हमने एग्रीकल्चर को छोड़ा, इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। तो देयर वर सम ग्रीन शूट्स इन द पार्ट्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी इसका जो था वो कुछ फायदा तो हुआ कि
मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी तो वहां पर कुछ इंडस्ट्री वगैरह बनाई गई, और इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज वगैरह भी हुई जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी में, और इंक्रीज इन एग्रीकल्चर का हूँ आपको उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में। अगर कुल मिला के देखा जाए तो ये ये जितना भी ट्रांजिशन था लोगों का एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ आना, वो काफी नहीं था। अभी भी बहुत से लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया था। कुल मिला के इंडस्ट्री आपकी इतनी डेवलप नहीं हो पाई थी कि वो उन लोगों को जो अपने एग्रीकल्चर को प्राइमरी सोर्स को छोड़कर इंडस्ट्री की तरफ आ रहा है सबको नौकरी दे सके। दैट्स द पॉइंट। और आप लोग प्लीज बाकी तो अपनी बुक से पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मे बी ऑफ टू टाइप्स, यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए इकोनॉमिक के अंदर क्या आता है? इकोनॉमिक चेंज यानी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी, रेलवे वगैरह वगैरह। दूसरा है आपका सोशल चेंजेस। सोशल चेंज का मतलब क्या आता है? एजुकेशन, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। हेल्थ एंड हाउसिंग यानी घर। अब देख लो इसमें हुआ क्या। एलिमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सबसे पहला इसमें रेलवे। अब रेलवे कब आए? 1850 में आए। अच्छी बातें आए, लेकिन किस लिए आए? टू ट्रांसपोर्ट फिनिश्ड गुड्स ब्रिटेन टू इंडिया, वाइडन द मार्केट। रेलवे भी इसलिए बिछाया कि जो ब्रिटेन से गुड्स आ रहा है उसको पूरे इंडिया में सप्लाई किया जा सके, जिससे ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स की इंडिया में मार्केट बढ़ जाए। कोने कोने तक आप लोग जो हैं वो ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स को इंडिया में, पूरे इंडिया में पहुंचा दें। तो जाहिर सी बात है फायदा भी उन्हें पहुंचा होगा, लेकिन बाद में हमें भी पहुंचा, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट पोर्ट्स यानी वो एरिया जहां पानी के जहाज वगैरह आते हैं, सामान उतारा जाता है, लोडिंग अनलोडिंग वगैरह होती है। तो वो भी बनाएगा, वो भी इसलिए बनाएगा कि एक्सपोर्ट हो सके रॉ मटेरियल्स, यानी पोर्ट्स तक रेलवे लाइन बिछा दी, वहां तक इंडिया से जो है वो इंडियन जो सप्लायर थे उनसे रॉ मटेरियल पोर्ट्स तक पहुंचा दिया। पानी के जहाज जहाँ खड़े होते हैं वहां पर उनको शिप में जो है वो लोड करा दिया और फिर उसको एक्सपोर्ट करा दिया ब्रिटेन। टाटा बाय बाय। और इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स यानी पोर्ट्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया के लिए। दैट्स द पॉइंट। नेक्स्ट पोस्ट एंड टेलीग्राफ। चलिए भाई बढ़िया है, तुमने पोस्ट ऑफिस बनाया, तुमने टेलीग्राफ कम्युनिकेशन दिया, तो वो भी इसलिए दिया, देखो ध्यान से, एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, अपने ही फायदे के लिए दिया कि जगह जगह हमारे जो गवर्नर होते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं, और उन तक हम आसानी से कम्युनिकेशन कर सकें। अगर कुछ हमें इंफॉर्मेशन भेजनी है तो पोस्ट और टेलीग्राफ के जरिए से हम भेज सकें। दूसरा क्या है? मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कि इंडिया के अगर किसी पार्ट में इंडियंस ने एजिटेशन शुरू कर दिया, मूवमेंट शुरू कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया ब्रिटेन के खिलाफ, तो वहां के लोग एकदम से पत्र वगैरह भेज के ये कम्युनिकेशन कर सकें, दूसरे को, दूसरी चौकी को इन्फॉर्म कर दें कि आ जाओ यहाँ पर, यहाँ इन लोगों ने जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में ले लिया और यहाँ पर इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो देखा जाए तो इसका भी इन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है आपका रोड्स, यानी सड़कें वगैरह बनाई। कैसे? फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन आसानी से मिल जाए, रॉ मटेरियल आसानी से पहुंच जाए पोर्ट तक। और रोड्स, रूरल एरियाज नो ऑल वेदर रोड्स, और गांव में तो पूछो मत, गांव में जो रोड बनाए वो कच्चे पक्के बनाए, यानी बरसात में बुरी हालत बनाए तो, लेकिन शहरों में ज्यादा बनाए जहां से रॉ मटेरियल पहुंचता था। जाहिर सी बात है इंसान अपने बारे में सोचेगा, और गाँव को तो इन्होंने छोड़ दिया। गाँव में रोड्स वो थे जो सब कुछ सही है लेकिन बरसात में सब कुछ गलत है। नेक्स्ट आ रहा है आपका पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अरे यार इतनी बहुत सारी बुराई मैंने बता दी, कुछ अच्छा भी तो बताओ इनका, ब्रिटेन का यहाँ आने का क्या अच्छी बातें हुई। चलो देखो ध्यान से। कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, यानी जो फार्मर्स का नजरिया बदल गया। अब उन लोगों ने इसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग की तरह नहीं लिया, इन्होंने लिया उसको एज ए बिजनेस की तरह इन्होंने इसको ट्रीट करना शुरू कर दिया। दूसरा है आपका न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब रेलवे बिछाया, पोर्ट्स बनाए, हाईवे बनाए, तो जाहिर सी बात है वो ब्रिटेन से वर्कर्स तो लाए नहीं, बड़े इंजीनियर तो वहीं से आए थे मुझे पता है, लेकिन जो वर्कर्स थे, जो छोटे मोटे वर्कर्स थे, वो इन्होंने इंडियन ही अप्लाई किए, तो इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला आउट ऑफ एग्रीकल्चर। यू कैन अंडरस्टैंड। कंट्रोल ऑफ फैमिन्स, अब जो अकाल पड़ता था, जो भूखमरी पड़ती थी, वो रुक गई। अगर कहीं पर भूखमरी है, कहीं पर खाना नहीं है, तो रेलवे के जरिए से पानी पहुंचवा दो, सामान पहुंचा दो, और आसानी से जो है वो फैमिन्स को कंट्रोल किया जा सकता है, वरना बहुत खतरनाक ये नेचुरल डिजास्टर माना जाता था। उसके बाद है
मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, उन्होंने हमारे मॉनेटरी सिस्टम को एक्सचेंज किया। हम पहले भी था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने और इम्प्रूव किया। हम लोग जो है वो पहले बार्टर सिस्टम, फिर बार्टर सिस्टम से हम लोग जो सोने चांदी के सिक्के वगैरह, इन्होंने हमें और ज़्यादा इम्प्रूव किया कि इन्होंने हमें पेपर करेंसी और पता नहीं कौन कौन सी करेंसी इन्होंने हमें, यानी कुल मिला के इन्होंने हमारे मॉनेटरी सिस्टम को एक्सचेंज किया, मॉनेटरी सिस्टम को इम्प्रूव किया। नेक्स्ट, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हमने इन लोगों से सीखा कि देश को कैसे चलाना है, क्या जुडिशरी सिस्टम रहता है, और क्या जो है आपका वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहता है, नेता कैसे चुने जाते हैं, ये सारे काम कैसे जो है वो डीएम लेवल पर, एसडीएम लेवल पर कलेक्टर होते हैं, और कैसे जो एमएलए एमपी, ये सारे का सारा जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था ये लोग हमें सिखा के गए। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ रेलवे इन इंडिया, ये आखिरी टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, बिना रुके। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुए ये देख लो रेलवे के। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, राइज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, मार्केट बढ़ गई जब रेलवे बिक गया, तो एक्सपोर्ट भी बढ़ा, इंपोर्ट भी बढ़ा, चलो ठीक है, बढ़िया। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मिंग एज ए बिजनेस, रेलवे आया तो लोगों ने सोचा यार चलो अब ऐसा काम करते हैं कि ये चीज़ भी उगाते हैं, क्योंकि अब तो रेलवे है तो आसानी रहेगी इसको बेचने में, कहीं पे भी जा सकते हैं इसको रेलवे में रखकर, यानी रेल के डिब्बों में रखकर, पहले सर पर रख के थोड़ी लेके जाते या बैलगाड़ी से थोड़ी लेके जाते, तो ये भी अच्छी बातें हुई। नेक्स्ट आपका ब्रॉक डिस्टेंस बैरियर, जो डिस्टेंस बैरियर थे कि यार दिल्ली तो बहुत दूर है, मुंबई तो बहुत दूर है, कैसे जाऊंगा मैं अपना सामान लेके, वो सब खत्म हो गया, अब रेलवे है, आराम से जाओ अपना। कंट्रोल फैमिन्स और स्टारवेशन, और ये तो मैंने तुम्हें बता दिया पहले कि जो फैमिन्स वगैरह होते थे वो रुक गए। नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ ये भी देख लो, उसके बाद चैप्टर खत्म। कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, यानी उन्होंने हमें एज ए कॉलोनी इस्तेमाल किया और हमारा शोषण किया, कि रॉ मटेरियल ब्रिटेन पहुंचवाया और वहाँ से एक्सपोर्ट कराया फिनिश गुड्स अपना, तो हमें क्या मिला, सिर्फ रेल की पटरी। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स कराया, यानी बाहर से सामान मंगा के हमारे इंडिया में अप्लाई किया। सो गाइज, आई होप ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया, और आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, जो हो सकता था मैंने किया, जितना जल्दी बता सकता था उतनी जल्दी मैंने किया, और पूरा चैप्टर मैंने इस वीडियो में कवर अप किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और जितना भी मैंने बोला सब आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो यू कैन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल।